स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ के लैंड रिवेन्यू कोड में आज हम चैप्टर 2 को कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर 2 में सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 10 तक सारी बातों को हम डिटेल में आज कवर करेंगे और वीडियो के लास्ट पार्ट में सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 10 तक बहुत ही क्विकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रिवीजन भी कराऊंगा। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखना, नोट्स बनाना और उसे प्रॉपर्ली रिवाइज करना। और कैसे हम इस पर्टिकुलर लेक्चर को देखेंगे उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूं, जिसके हिसाब से हम लास्ट में जब हम बेयर एक्ट से सारी चीजों को कवर कर लेंगे, उसके बाद इस पर्टिकुलर डायग्राम से इस पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी सेक्शंस है उसे बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप लेक्चर को इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद कंटिन्यू जरूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जिससे आपको बहुत बेनिफिट्स हो सकता है। छत्तीसगढ़ का जुडिशरी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और इस सिचुएशन में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आपका छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज का सेगमेंट वीक है या फिर लोकल लॉस का सेगमेंट वीक है, तो उस सिचुएशन में आप मेरा एक्सक्लूसिव कोर्स ले सकते हो। अगर आपको छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज का कोर्स लेना है तो वो सिर्फ 2999 पर अवेलेबल है, जहां पर मैंने एमसीक्यूज से प्लस अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से लेक्चर को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। और ये पूरा लेक्चर ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम में पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में जो भी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं पढ़ा रहा हूं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। फर्दर ऑल लोकल लॉज, मतलब छत्तीसगढ़ में जो 5 लोकल लॉज है, छत्तीसगढ़ लैंड रिवेन्यू कोड, रेंट कंट्रोल एक्ट, एक्साइज एक्ट, कोर्ट फीस रजिस्ट्रेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स को मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है और इसके फ्री लेक्चर्स भी मैंने यूट्यूब में डाले हैं, जिसको देखकर आप क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप 5 लोकल लॉज मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो 2999 पर यह एक्सक्लूसिव कोर्स ले सकते हैं। और अगर आप अपडेटेड टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो उस सिचुएशन में 1499 पर आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इस टेस्ट सीरीज में 10 फुल लेंथ पेपर होंगे। ये सारे करंट सिलेबस के हिसाब से होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज ऐड है, अमेंडमेंट के साथ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सो दैट आपको एक्चुअल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर फील हो। और इस अपडेटेड टेस्ट सीरीज में 10 फुल लेंथ पेपर होंगे, 10 छत्तीसगढ़ के पेपर होंगे, छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक पेपर 50 क्वेश्चन के होंगे और अब फुल लेंथ पेपर 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स के पेपर होंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट भी होगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जो ये तीनों कोर्सेज मेरे से लेते हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। ऐसे आपको 7500 पे करना होता, अदरवाइज आपको 5499 पर ये कोर्स तीनों अवेलेबल हो जाएगा। हमारा स्पेशल इंडिपेंडेंस डे ऑफर अभी खत्म हो चुका है, इस वजह से जो बंडल कोर्स का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है एज पर आर पॉलिसी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले हमें अप्रोच किया है उन्हें हम पुराने प्राइस पर ये कोर्स अवेलेबल कर देंगे। फर्दर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप इस पर्टिकुलर नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8085696192। चैप्टर 2 बोर्ड ऑफ रिवेन्यू सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 10 तक हम डिटेल में कवर करेंगे। अब बोर्ड ऑफ रिवेन्यू होता क्या है? अगर स्टेट गवर्नमेंट के नीचे अगर कोई अथॉरिटी है जो सबसे ऊपर अथॉरिटी है लैंड रिवेन्यू कोड में, तो वो है बोर्ड ऑफ रिवेन्यू। नो डाउट बोर्ड ऑफ रिवेन्यू रिवेन्यू ऑफिसर की डेफिनेशन में नहीं आता, जो कि हम सेक्शन 11 में पढ़ेंगे कि क्या क्या रिवेन्यू ऑफिसर है। लेकिन बोर्ड ऑफ रिवेन्यू ये सारे रिवेन्यू ऑफिसर के ऊपर एक अथॉरिटी है, आप इस तरीके से मान सकते हैं। सेक्शन 3 बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा बोर्ड ऑफ रिवेन्यू। तो देयर शैल बी अ बोर्ड ऑफ रिवेन्यू फॉर छत्तीसगढ़ हैविंग अ प्रेसिडेंट। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि छत्तीसगढ़ में एक बोर्ड ऑफ रिवेन्यू होगा जिसका एक प्रेसिडेंट होगा। इन एडिशन टू प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसमें जितने मेंबर्स रखना है उतने मेंबर्स रख सकती है और उसका मिलाकर एक बोर्ड ऑफ रिवेन्यू को कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सेक्शन 4 बताता है प्रिंसिपल सीट एंड अदर प्लेसेस ऑफ सिटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के बारे में।
सबसेक्शन 1 बताता है कि जो प्रिंसिपल सीट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वो कहां होगी, तो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लाकर जो प्लेस बोला है वो प्लेस पर प्रिंसिपल सीट होगी। एंड प्रैक्टिकली कहां पर है, तो बिलासपुर में। ये आपको लिख लेना है यहां पर। तो प्रिंसिपल सीट कहां पर है, बिलासपुर। सबसेक्शन 2 बताता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 the president and the member of board may also sit at such other place or places as the president of the board may with the approval of state government appoint। मतलब अगर बोर्ड का प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल से कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक अलग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करना चाहता है जहां पर सुनवाई हो सके कोई दूसरे प्लेस में, तो वैसा भी हो सकता है। सेक्शन 5 बताता है कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड्स। जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनकी सर्विस की क्या कंडीशन रहेगी। सबसेक्शन 1 बताता है व्हेन एनी मेंबर, जब कोई भी मेंबर एब्सेंस या अदरवाइज कोई और रीजन के कारण अनेबल है परफॉर्म करने के लिए उसकी ड्यूटीज को, तो उस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाके कोई भी पर्सन को अपॉइंट करेगी और वो पर्टिकुलर पर्सन बोर्ड के मेंबर के रूप में काम करेगा। सबसेक्शन 2 बताता है एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। मतलब इस कोड में जो चीज बताई गई है उसको छोड़कर जो टर्म्स एंड कंडीशन है मेंबर्स की सर्विस की वो रहेगी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब रूल्स के हिसाब से गवर्न होगी वो चीज। एंड द टर्म्स एंड कंडीशन लेड डाउन बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग बोर्ड। जब हमारा छत्तीसगढ़ बना तब इससे पहले तो मध्य प्रदेश के बोर्ड के मेंबर्स थे, तो वहां की जो एग्जिस्टिंग बोर्ड मेंबर्स को जो टर्म्स एंड कंडीशन थी जब तक मॉडिफाइड या सुपरसीडेड रूल्स नहीं बन जाते तब तक वो जो एग्जिस्टिंग प्रथा चली आ रही थी बोर्ड के मेंबर्स और प्रेसिडेंट के लिए वो सेम चीज कंटिन्यू रहेगी। सबसेक्शन 3 बताता है अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ बोर्ड अनलेस, मतलब कोई भी व्यक्ति बोर्ड का मेंबर तभी बनेगा जब वो ये दोनों में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। पहली कंडीशन है कि वो एलिजिबल होना चाहिए कि वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है, और इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आर्टिकल 270 आपको देखना होगा। पॉइंट नंबर बी बताता है कि एक ऐसा रिवेन्यू ऑफिसर जो कि मिनिमम कलेक्टर रैंक के पद पर एटलीस्ट 5 साल से काम कर चुका है, तो उस सिचुएशन में वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। और आर्टिकल 217 के हिसाब से हाईकोर्ट के जज बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। पहला कि जो भी पर्सन है उसे इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सेकंड, वो अगर जुडिशियल ऑफिसर है तो मिनिमम 10 साल से जुडिशियल ऑफिस को वो होल्ड करना चाहिए। थर्ड, अगर वो हाई कोर्ट में कोई एडवोकेट है तो 10 साल से हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए, या हाई कोर्ट इन सक्सेशन, मतलब 2 और 3 हाई कोर्ट में 10 साल से ज्यादा वो एडवोकेसी कर लिया है, तो उस सिचुएशन में वो पर्टिकुलर पर्सन हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल है। और जैसे ही वो एलिजिबल होगा तो उसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मेंबर भी बनाया जा सकता है। सेक्शन 6 बताता है सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। बोर्ड के मेंबर्स को क्या सैलरी मिलेगी और कितने अलाउंसेस मिलेंगे ये कौन बताएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट बताएगा। और इसका जो भी खर्चा होगा वो कहां से आएगा, तो वो कंसोलिडेटेड फंड जो होता है स्टेट का वहां से आएगा। सेक्शन 7 बताता है जुरिस्डिक्शन ऑफ बोर्ड के बारे में। जो बोर्ड है वो पावर को एक्सरसाइज करेगा और फंक्शन को डिस्चार्ज करेगा जो कि इस पर्टिकुलर कोड में, मतलब छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में दिया गया है उसे, प्लस ऐसे फंक्शन जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया है उसे भी परफॉर्म करेगा। इसके अलावा अदर फंक्शंस में अगर कोई सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट जो चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी या फिर चीफ रेवेन्यू कंट्रोलिंग अथॉरिटी पर कोई पर्टिकुलर फंक्शन देता है तो उसे भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू परफॉर्म करेगा। सबसेक्शन 2 बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट कंडीशन लगाकर अगर उसको लगता है तो नोटिफिकेशन लाएगा और उस नोटिफिकेशन से बोर्ड पर या बोर्ड के कोई पर्टिकुलर मेंबर पर एडिशनल पावर्स
दे सकता है या एडिशनल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए भी कह सकता है। और ये स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन होगा क्योंकि मे वर्ड यूज हुआ है। फर्दर कोई दूसरे एनेक्टमेंट से भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बोर्ड पर कोई एडिशनल पावर या एडिशनल फंक्शन परफॉर्म करने को कह सकता है, और यही सारी पावर्स और फंक्शंस बोर्ड का जुरिस्डिक्शन बनते हैं। आई होप सेक्शन 7 तक की सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन टाइम। कैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिट एट अदर प्लेस विदाउट द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? ये आपको बताना है। और सेकेंड क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर जो है बोर्ड का, वो एब्सेंस के कारण या कोई और रीजन के कारण बोर्ड के मेंबर के रूप में ड्यूटी नहीं कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट किसी और पर्सन को अपॉइंट करने वाली है उसकी जगह पर। लेकिन जब तक कोई और पर्सन अपॉइंट नहीं हो जाता, तो क्या वो पर्टिकुलर पर्सन का ऑफिस का ड्यूरेशन कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आपको बताना है। ओके, सो अब आंसर देखते हैं। कैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिट एट अदर प्लेस विदाउट द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी है। और क्या वो बोर्ड का मेंबर जो एब्सेंस या कोई और रीजन के कारण ऑफिस में नहीं आ पा रहा था, उसकी जगह पर स्टेट गवर्नमेंट किसी और को अपॉइंट करने वाली है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट किसी और को अपॉइंट नहीं करती, तो जो एग्जिस्टिंग मेंबर है वो कंटिन्यू रहेगा इन हिज ऑफिस। ये इसका आंसर है। बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो एक स्मॉल रिक्वेस्ट है हमारे एंड से कि वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है और जितना आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे वीडियोस को, उतना चैनल हमारा ग्रो होगा और उतना मोटिवेशन हमें मिलेगा कि और ज्यादा अच्छी क्वालिटी में हम आपको डिलीवर कर सके। सेक्शन 8 बताता है पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास सुपरिटेंडेंस का पावर है। द बोर्ड शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल मैटर्स सब्जेक्ट टू इट्स एपिलेट और रिविजनल जुरिस्डिक्शन, मतलब सारे मैटर्स जो कि उसके एपिलेट या रिविजनल जुरिस्डिक्शन के अंडर आ रहे हैं, उस पर उसकी सुपरिटेंडेंस होगी। ओवर ऑल अथॉरिटीज इन सो फार एज सच अथॉरिटी डील्स विथ सच मैटर, मतलब हम इसको आगे देखेंगे कि जो कलेक्टर होता है उसका अपील किसके पास जाता है? कमिश्नर का। कमिश्नर की अपील किसके पास जाती है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो इस तरीके से चीजें वर्क करती है। तो यहां पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जब अपील सुनेगा एक पर्टिकुलर मैटर पर, तो उसके नीचे क्या आ रहा है? कमिश्नर आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये अपीलेट और रिविजनल मैटर्स पर कमिश्नर और कलेक्टर के जो पावर्स है, जब केस की सुनवाई करते हैं, उस पावर्स पर सुप्रिटेंड करेगा। और जो बाकी चीजें जो कमिश्नर और कलेक्टर अदर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, उस पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का उतना कंट्रोल नहीं रहेगा और सुपरविजन नहीं रहेगा। स्पेसिफाई करके अलग करके चीजों को समझना है कि अगर एक कलेक्टर एक पर्टिकुलर केस की सुनवाई कर रहा है जिसकी अपील हो रही है कमिश्नर के पास, फिर कमिश्नर की अपील हो रही है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, तो उस पर्टिकुलर केस में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सुपरविजन होगा। लेकिन कलेक्टर अगर कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सुपरविजन नहीं होगा। और इसका क्या मतलब होता है? एंड मे कॉल फॉर रिटर्न, इसका मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नीचे की जो अथॉरिटीज है उनसे प्रॉपर रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है प्रॉपर केस का मॉनिटर करने के लिए। सेक्शन 9 बताता है एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय सिंगल मेंबर एंड बेंचेस। प्रैक्टिकली क्या होता है? जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसकी अलग अलग बेंच है और वो अलग अलग जुरिस्डिक्शन में काम कर रही है। तो उस सिचुएशन में जो डिफरेंट बेंचेस है या कोई सिंगल मेंबर बेंच है, तो वो कैसे जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करेगी, उससे रिलेटेड रूल्स बनाना है। तो वो रूल्स कौन बनाएगा? यहाँ पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुद बनाएगा। और क्वेश्चन यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग ये बन सकता है कि अगर एक सिंगल मेंबर बेंच एक पर्टिकुलर लोकेशन पर काम कर रही है और वहां पे वो जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर रही है, तो उससे रिलेटेड रूल्स कौन बनाएगा? ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये दोनों ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इस बात को अलग से याद रखना कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रूल्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना रही है। The board may make rules for exercise of power and function of board by benches constituted in one or more
मेंबर्स देयर ऑफ, अगर एक या एक से ज्यादा मेंबर की कोई पर्टिकुलर बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई है और वो कैसे जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करेगी, मतलब कैसे पावर को एक्सरसाइज करेगी और फंक्शन को डिस्चार्ज करेगी, उससे रिलेटेड रूल्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएगा। और जितने भी डिसीजन वो पर्टिकुलर मेंबर या वो पर्टिकुलर बेंच लेंगे वो खुद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डिसीजन माना जाएगा। सेक्शन 10 केसेस पेंडिंग एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, ये पर्टिकुलर सेक्शन ट्रांजिशन पीरियड के बारे में बताता है कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो उस सिचुएशन में जो मध्य प्रदेश में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास केसेस पेंडिंग है वो कैसे छत्तीसगढ़ की बोर्ड के पास केसेस जाएंगे, उससे रिलेटेड सारी बातें ये पर्टिकुलर प्रोविजन करता है। आज की डेट में इसका कोई रेलेवेंट नहीं है, लेकिन पहले इसका रेलेवेंस था और क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है इस वजह से हम इसे बेसिकली पढ़ेंगे। सबसेक्शन 1 बताता है कि जितनी भी अपील है, एप्लीकेशन है, चाहे वो एप्लीकेशन रिवीजन, रिव्यू या कोई और प्रोसीडिंग से लिंक कर रहा है और 31 अक्टूबर 2002 से पहले के ये सारे अपील एप्लीकेशन वगैरह है जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मध्य प्रदेश के सामने पेंडिंग है और छत्तीसगढ़ स्टेट से रिलेट करते हैं, तो उस सिचुएशन में वो सारी चीजें शैल स्टैंड ट्रांसफर्ड एंड टू बी हर्ड एंड डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ छत्तीसगढ़। तो उस सिचुएशन में सारे केसेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू छत्तीसगढ़ के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। सब सेक्शन 2 बताता है कि अगर फर्स्ट अपील है जो कि कलेक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पेंडिंग है, चाहे कलेक्टर खुद कलेक्टर की पावर एक्सरसाइज कर रहा हो या फिर सेटलमेंट ऑफिसर की तरह कोई पावर को एक्सरसाइज कर रहा हो जो कि बोर्ड के सामने पेंडिंग है, वो किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी? कमिश्नर के पास। या फिर कोई सेकेंड अपील है जो कि सब डिविजनल ऑफिसर के अगेंस्ट या कलेक्टर के अगेंस्ट पेंडिंग है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने, तो वो भी कमिश्नर के सामने ट्रांसफर हो जाएगी। सेक्शन 2 का क्लॉज 3 बताता है सेकेंड अपील जो कि सब डिविजनल ऑफिसर की है और पेंडिंग है कलेक्टर के सामने, वो भी कमिश्नर के पास ट्रांसफर हो जाएगी। पॉइंट नंबर बी क्या बताता है कि जितने भी केसेस हैं रिवीजन के, रिव्यू के या दूसरी प्रोसीडिंग के जिसे बोर्ड के पास ट्रांसफर किया गया था कमिश्नर से बोर्ड के पास, मतलब कमिश्नर से बोर्ड के पास ट्रांसफर कर दिया है आफ्टर 23 नवंबर 2002 और वो अभी भी बोर्ड के पास पेंडिंग है, तो उस सिचुएशन में जितने भी केसेस पेंडिंग है उसे फिर से बोर्ड से कमिश्नर के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ट्रांजिशन के समय बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही थी लोगों को और ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, इसीलिए ये जो केसेस थे जो कमिश्नर से बोर्ड के पास गए थे और बोर्ड के पास पेंडिंग थे उसे वापस कमिश्नर के पास ट्रांसफर किया गया था। पॉइंट नंबर सी क्या बताता है कि अगर इन केस ऑफ रिवीजन जो कि इंस्टीट्यूट किया गया है पार्टी के एप्लीकेशन पर आफ्टर 23 नवंबर 2002 और वो पर्टिकुलर रिवीजन का एप्लीकेशन पेंडिंग है बोर्ड के सामने और इस सिचुएशन में पार्टी ने फिर से अप्लाई किया है बोर्ड को कि आपके पास जो रिवीजन का एप्लीकेशन पेंडिंग है उसे फिर से कमिश्नर के पास भेज दिया जाए, तो उस सिचुएशन में बोर्ड को उस एप्लीकेशन के कारण उस रिवीजन एप्लीकेशन को कमिश्नर के पास वापस भेजना ही पड़ेगा। आई होप अभी तक की सारी बातें आपको क्लियर होगी। भले ही सेक्शन 10 आपको थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लगा होगा बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन कि वो आज के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसे हम क्विकली चार्ट की मदद से रिवाइज करते हैं। चैप्टर 2 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 10 तक 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है कॉन्स्टिट्यूशन और लोकेशन की, दूसरी कैटेगरी है सर्विस कंडीशन की, तीसरी कैटेगरी है पावर एंड जुरिस्डिक्शन की और फोर्थ कैटेगरी है केसेस पेंडिंग एट द कमेंसमेंट। जो पहली कैटेगरी है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लोकेशन की, जिसमें सेक्शन 3 बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड, जहां पर सबसेक्शन 1 बताता है कि छत्तीसगढ़ में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए जिसका एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्लस प्रेसिडेंट के एडिशन में और कितने मेंबर्स रहेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, जितने मेंबर उनको रखना है वो रख सकते हैं।
सेक्शन 4 बताता है प्रिंसिपल सीट कहां पर होगी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, या कोई अदर सीटिंग है वो कहां पर होगी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। तो प्रिंसिपल सीट जहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लाके कह दिया कि एक पर्टिकुलर एरिया पर प्रिंसिपल सीट होगी, तो वो प्रिंसिपल सीट हो गया। और प्रैक्टिकली कहां पर है, तो बिलासपुर में है। फर्दर अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर्स चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल से कहीं और पर भी सिटिंग जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वो कर सकते हैं। सेक्शन 5 बताता है कंडीशन ऑफ सर्विस के बारे में कि क्या कंडीशन ऑफ सर्विस होगी जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनकी। सबसेक्शन 1 बताता है कि अगर कोई मेंबर है बोर्ड का जो कि एब्सेंस के कारण या कोई और रीजन के कारण बोर्ड के मेंबर की ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट किसी और पर्सन को उस पर्टिकुलर पर्सन की जगह अपॉइंट कर देगी। सबसेक्शन 2 बताता है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाकर नए मेंबर्स की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या होगी उसे नहीं बताता, तब तक जो एग्जिस्टिंग मेंबर थे, मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और मध्य प्रदेश की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो मेंबर्स थे उनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो थी सर्विस की जो चली आ रही थी वही यहां पर भी कंटिन्यू होगी, ये सबसेक्शन 2 बताता है। और कब तक वो कंटिन्यू रहेगी, जब तक स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाकर अल्टर नहीं कर देता उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को सर्विस की, तब तक। सबसेक्शन 3 यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एलिजिबिलिटी के बारे में बताता है कि कौन एलिजिबल होगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर बनने के लिए। इसकी एलिजिबिलिटी में 2 कंडीशन है जिसमें से कोई एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है तो वो बोर्ड का मेंबर बन सकता है। पहला कि वो एलिजिबल होना चाहिए हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, और हाई कोर्ट की जज की एलिजिबिलिटी देखना है तो उसके लिए आर्टिकल 217 हमें देखना होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां पर बताया गया है एक व्यक्ति को इंडियन सिटीजन होना चाहिए या 10 साल से उसने 10 साल से जुडिशियल ऑफिस में काम किया है या हाईकोर्ट में या हाईकोर्ट इन सक्सेशन में 10 साल तक उसने एडवोकेट का काम किया है, तो वो हाईकोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल है। तो उस सिचुएशन में उसे बोर्ड का मेंबर्स भी बनाया जा सकता है। सेकंड कंडीशन बताता है कि कोई ऐसा रेवेन्यू ऑफिसर जो कि कलेक्टर के पद पर मिनिमम 5 साल के लिए काम किया है तो वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मेंबर बन सकता है। सेक्शन 6 बताता है सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर्स हैं उन्हें क्या सैलरी मिलेगी और क्या कितने अलाउंसेस मिलेंगे वो कौन बताएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो एक्सपेंसेस है वो कहां पर चार्ज होंगे, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में। सेक्शन 7 बताता है जुरिस्डिक्शन के बारे में कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसका क्या जुरिस्डिक्शन होगा, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर्स जो है वो क्या पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे या क्या फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे वो बताता है इस कोड में जो दिया है वो, प्लस स्टेट गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन लाकर जो बातें बोलेगी उस सारे पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे और वो सारे फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे। फर्दर कोई सेंट्रल एक्ट है या स्टेट का एक्ट है जो कि चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी या चीफ रेवेन्यू कंट्रोलिंग अथॉरिटी को पावर्स देता है और फंक्शन डिस्चार्ज करने बोलता है, तो वो सारी चीजें भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जुरिस्डिक्शन में आएगी। सबसेक्शन 2 बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो पूरे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर या कोई पर्टिकुलर मेंबर पर एडिशनल पावर भी दे सकता है। सेक्शन 8 बताता है पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस के बारे में, मतलब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपीलेट और रिविजनल केसेस में जो भी इसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है जैसे कि कमिश्नर हो गया, कलेक्टर हो गया, जब वो अपील या फिर एक पर्टिकुलर केस को रेवेन्यू से रिलेटेड डिसाइड कर रहे हैं जिसकी अपील या रिवीजन होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, तो उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर केस पर सुपरविजन पावर एक्सरसाइज करेगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और जो भी उसके नीचे की अथॉरिटीज है उनसे इट मे कॉल फॉर रिटर्न, मतलब डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट्स वगैरह जो चीजें हैं वो मंगवा सकता है। सेक्शन 9 बताता है एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय सिंगल मेंबर और बेंचेस, और इससे रिलेटेड रूल कौन बनाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है वो बोर्ड बनाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। और उस रूल के तहत अगर कोई भी सिंगल मेंबर ने या बेंच ने कोई फैसला दिया है तो वो बोर्ड का फैसला है ये माना जाएगा। सेक्शन 10 बताता है केसेस पेंडिंग एट द कमेंसमेंट, मतलब जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उस सिचुएशन में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मध्य प्रदेश के सामने जितने भी केसेस थे
जो कि पेंडिंग थे, चाहे अपील हो, रिवीजन हो, रिव्यू हो या कोई और प्रोसीडिंग के तहत वो केसेस पेंडिंग है 31 अक्टूबर 2002 से पहले या 31 अक्टूबर 2002 को वो सारे केसेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर होते हैं। इसका सब सेक्शन 2 बताता है कि अगर कोई पर्टिकुलर फर्स्ट अपील है जो कि कलेक्टर की ऑर्डर से पेंडिंग है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, चाहे कलेक्टर की ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हो या सेटलमेंट ऑफिसर की ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हो, उस सिचुएशन में वो अपील को कमिश्नर के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। या फिर कलेक्टर या एसडीओ की सेकेंड अपील पेंडिंग है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, तो भी उसे कमिश्नर के पास भेज दिया जाएगा। या थर्ड सिचुएशन में एसडीओ की सेकेंड अपील कलेक्टर के पास पेंडिंग है, उसे भी कमिश्नर के पास भेज दिया जाएगा। पॉइंट नंबर बी बताता है कि जितने भी केसेस हैं, जो भी रिवीजन हो, रिव्यू हो या कोई और प्रोसीडिंग के, जिसे कमिश्नर के पास से बोर्ड को ट्रांसफर किया गया था आफ्टर 23 नवंबर 2002 और वो केसेस अभी भी बोर्ड के पास पेंडिंग है, तो उसे बोर्ड से वापस कमिश्नर के पास भेज दिया जाएगा। पॉइंट नंबर सी बताता है कि एक रिवीजन इंस्टीट्यूट किया गया है बोर्ड के सामने आफ्टर 23 नवंबर 2002 ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टी के एप्लीकेशन पर बोर्ड के सामने 23 नवंबर 2002 के बाद कोई पर्टिकुलर रिवीजन पेटिशन है वो इंस्टीट्यूट की गई है। लेकिन अब पार्टी चाहती है कि वो पर्टिकुलर रिवीजन पेटिशन बोर्ड से कमिश्नर के पास चले जाए और उसके लिए वो बोर्ड को एप्लीकेशन देती है, तो उस सिचुएशन में बोर्ड को शेल ट्रांसफर मतलब बोर्ड को वो रिवीजन पेटिशन को वापस कमिश्नर के पास भेजना ही पड़ेगा। और इसी के साथ सेक्शन 10 भी खत्म होता है। आपने ये पूरे सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 10 तक की चीजों को समझ लिया है। अब इसका आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है और रिवाइज करना है। वैसे तो याद करने वाली बहुत ज्यादा चीजें नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। आपको सेक्शन के नाम अच्छे से याद होना चाहिए, रूल सेक्शन 9 में कौन बनाता है, बोर्ड, वो याद होना चाहिए। जो कंडीशन ऑफ सर्विस में सब सेक्शन 3 है जहां पर एलिजिबिलिटी के बारे में बताया है, वो याद होना चाहिए। बाकी हर जगह रूल्स कौन बनाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाता है और मेन पावर यहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पास दिया है, ये आपको याद होना चाहिए।